अगर आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी पढ़ते हैं अपने मेजर सब्जेक्ट के रूप में या माइनर सब्जेक्ट के रूप में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम लेकर आ गए आपके एग्जाम 2026-27 के लिए सोशियोलॉजी का महा मैराथन रिवीजन क्लास हर यूनिवर्सिटी के लिए। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और अभी तक आपने अपने एग्जाम की तैयारी नहीं की है, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आ गए हैं आपके अति लघु के लिए, लघु के लिए और दीर्घ के लिए। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उसका आंसर कैसे लिखना है, सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप केवल इस वीडियो को देखकर एग्जाम में चले जाइए। आज की वीडियो में हम आपके टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाज का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो समाज क्या है ये आप पहले से भी अच्छे से जानते हैं। जो आपकी 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स हैं हम उनको पढ़ा चुके हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो हम तीनों सेक्शन के लिए क्वेश्चन देख रहे हैं, अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो समाज का अर्थ स्पष्ट कीजिए, समाज का अर्थ जरूर पूछेगा, इसकी परिभाषा पूछेगी, तो आपको एग्जाम में ये जरूर लिखना होगा, क्योंकि आपके पेपर का पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। क्योंकि जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं अक्सर वो पहला क्वेश्चन हो जाता है, जैसे समाज क्या है या समाज शास्त्र क्या है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पहला पूछ सकता है। तो समाज का अर्थ स्पष्ट कीजिए या समाज को परिभाषित कीजिए। तो मैकाइवर ने अपनी पुस्तक समाज में समाज के संबंध में लिखा है। देखिए, मैकाइवर महोदय की बुक है जिसका नाम भी समाज है, और अपनी इस बुक में ये लिखते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों के जाल का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो, जो समाज होता है ना, समाज में हम अकेले नहीं रहते। दुनिया में बहुत सारे समाज है, लाखों करोड़ों समाज है, और हर समाज में हम अकेले नहीं रहते। यहाँ आप रह रहे हैं, आपके आसपास आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, दूर दूर तक आपके जानने वाले लोग समाज में फैले हुए हैं। आप चारों तरफ से लोगों से घिरे हुए हैं, मतलब समाज में हम अकेले नहीं हैं, और सबसे हमारा कोई ना कोई संबंध ज़रूर बनता है। तो समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है, और इन्हीं सामाजिक संबंधों के जाल का हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं समाज शास्त्र के अंदर, तो वो समाज शास्त्र है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, अगली डेफिनेशन है, र्यूटर महोदय के अनुसार ये समाज के लिए लिखते हैं कि समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों और इन सदस्यों के बीच जो पारस्परिक जटिल संबंध पाए जाते हैं उनका बोध कराता है। यानी कि ये एक अमूर्त शब्द होता है समाज, जो एक समूह के सदस्यों के बीच जो पारस्परिक संबंध पाया जाता है उनका बोध कराता है। और इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि समाज जो है मनुष्यों के समूह को नहीं कहते, अपितु समूह के मनुष्यों के मध्य जो पारस्परिक अथवा सामाजिक संबंध पाए जाते हैं उनके जाल को समाज कहते हैं। ये जो मनुष्यों का समूह है उसको हम नहीं कहेंगे कि वो समाज है। मनुष्यों का ये जो समूह है और इनका आपस में जो पारस्परिक संबंध बन रहा है, सामाजिक संबंध बन रहा है, उसको हम समाज कहते हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समिति तथा समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार ये रिपीट होता है। समिति और समाज में क्या अंतर है? देखिए, आपकी जो यूनिट्स हैं हम उसको पढ़ा चुके हैं, और हर एक टॉपिक के बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। और आज की जो महा मैराथन क्लास है, अगर आप इसको केवल देख कर एग्जाम में चले जाते हैं तो आपके पेपर का जो तीनों सेक्शन है, अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आप उनमें आने वाले प्रश्नों को ईजिली लिख लेंगे, क्योंकि आपका पूरा क्वेश्चन इसी वीडियो से आने वाला है। जो कुछ भी इस बार आने वाला है हर यूनिवर्सिटी में, वही हम आपको इस महा मैराथन क्लास के थ्रू बता रहे हैं। तो आप एग्जाम में एक तरफ डाल दोगे समिति, एक तरफ समाज। अब दोनों के अंतर को एक तरफ आपको लिखना है, समिति का अंतर इधर लिखेंगे, समाज का इधर। अब देखो, समिति में अंतर का पहला पॉइंट है, समिति व्यक्तियों का समूह होता है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। हम समाज को ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्तियों का समूह है, जबकि समाज में रहने वाले लोगों का आपस में जो संबंध बनता है उसका जाल होता है समाज। और समिति में जितने भी व्यक्ति होते हैं वो उनका समूह होता है, उनका ग्रुप होता है। अब देखो, समिति में अंतर का दूसरा पॉइंट है, समिति अस्थायी होती है, मतलब ये कभी भी समाप्त की जा सकती है, परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है। मतलब समाज के लोग ही मिलकर समिति का निर्माण करते हैं, और
जब पर्पस ख़त्म हो जाता है या गोल अचीव हो जाता है तो उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ये अस्थाई है। लेकिन समाज जो है लगभग अस्थाई होता है, समाज को ख़त्म नहीं किया जाता, ये हमेशा रहता है। समिति में तीसरा पॉइंट है, समिति एक मूर्त संगठन है जो दिखाई देता है, समाज अमूर्त संगठन है। तो ये बहुत बड़ा अंतर इन दोनों के बीच में है। अब समिति में चौथा पॉइंट है, समिति में सहयोग की भावना पाई जाती है। सहयोग का मतलब एक दूसरे की हेल्प करने की भावना पाई जाती है, क्योंकि देखिए आप ये जानते हैं कि समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका आपस में संबंध बनता है और उनके संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। और जब इसी समाज के कुछ लोग मिलकर इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे की सहयोग करने की भावना होती है, एक दूसरे की हेल्प करने की भावना होती है, सभी के समान गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं जिनको प्राप्त करने के उद्देश्य से वो लोग इकट्ठा होते हैं, तो उसमें सहयोग की भावना होती है। जबकि समाज में सहयोग और संघर्ष हम दोनों देखते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी लोग करने को तैयार रहते हैं और एक दूसरे के साथ संघर्ष भी करने को तैयार रहते हैं। जैसे कोई कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, तो हर इंसान यही चाहेगा मैं विनर हूँ। तो स्ट्रगल भी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं और मदद भी करते हैं। तो दोनों भावना समाज में होती है, बट समिति में केवल सहयोग होता है, संघर्ष नहीं। अब देखो समिति का पांचवा पॉइंट है, समिति जानबूझकर बनाई जाती है। क्योंकि ये जानबूझकर क्यों बनाई जाती है? क्योंकि देखो समाज के कुछ लोगों का एक बराबर उद्देश्य होता है, निश्चित उद्देश्य। अब लोग सोचते हैं कि जब हम मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे, समिति बना लेंगे, तो हम सब मिलकर काम करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि हम सबका गोल एक बराबर है, एक जैसा सेम है, तो इसलिए जानबूझकर बनाई जाती है। लेकिन समाज का स्वतः विकास होता है, समाज अपने आप बनता है। तो ये भी अंतर का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। समिति में छठा पॉइंट है, समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी कि आप चाहें तो समिति के सदस्य बने या न चाहें तो न बने, कोई आपके ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं होती। जो व्यक्ति बनना चाहता है वही समिति का सदस्य बनता है। लेकिन समाज की सदस्यता अनिवार्य होती है, क्योंकि हम सभी जहाँ रह रहे हैं वो एक समाज ही है, हम समाज के अंदर ही रह रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर है, हम समाज में तो रह रहे हैं, अब हमारे ऊपर है ना कि हमारे समाज में जो समिति बनाई गई है हम उसके मेंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब देखो समिति में सातवां पॉइंट है, समिति निश्चित उद्देश्य की पूर्ति यानी पूरा करने से संबंधित होती है। ये आपको अभी समझा चुकी हूँ। और समाज का उद्देश्य सामान्य होता है। तो यही है समिति और समाज में अंतर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुदाय से आप क्या समझते हैं? समुदाय और समाज में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछेगा, शॉर्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप शॉर्ट में मैम कैसे आएगा प्लीज़ बता दीजिए। तो देखो बड़े ध्यान से सुनो, सब कुछ आपको बता रही हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अति लघु में समुदाय को परिभाषित कीजिए। तो अब समुदाय की परिभाषा आपको याद रहेगी या समुदाय क्या है, तभी आप लिख पाएंगे। और जब आपको पूरा याद रहेगा कि समिति क्या है, समुदाय क्या है, इसकी क्या परिभाषा है और इसका समाज के साथ क्या अंतर है, तब लॉन्ग में आप अपना आंसर लिख पाओगे। तो यहाँ बहुत ही लॉन्ग आंसर आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से लेकर आई हूँ, जो आप केवल वीडियो देखकर याद कर लेंगे। मतलब रटने वाली कोई बात नहीं होती। हमारी वीडियो देखने के बाद सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाता है, आपके सामने समझा दिया जाता है, आप बना कर भी लिख सकते हैं। सबसे पहले समुदाय का अर्थ देखेंगे, फिर इसकी परिभाषा, फिर इसका अंतर। समुदाय को लोग आमतौर पर लोगों का समूह ही समझते हैं, लोगों का ये समूह है। यद्यपि यह सही है कि समुदाय लोगों का समूह होता है, परंतु समुदाय में ऐसी कुछ विशेषताएं भी होती हैं जिनके न होने पर मात्र व्यक्तियों के समूह को हम समुदाय नहीं कह सकते। बिल्कुल सही बात है। देखो हम ये कहते हैं कि समुदाय व्यक्तियों का समूह है, लेकिन समुदाय में कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं, अगर वो फीचर्स न हो तो हम नहीं कह सकते कि ये समुदाय है। अब वो क्या है? देखो वास्तव में समुदाय व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो निश्चित भूभाग पर रहने में ही सार्थकता समझता है। निश्चित भूभाग का मतलब कि जब समाज के कुछ लोग मिलकर समुदाय की स्थापना करते हैं तो वो एक फिक्स जगह पे, एक निश्चित स्थान पर अपने समुदाय की स्थापना करते हैं, वहाँ एक साथ रहते हैं। समुदाय में एकता की प्रबल भावना पाई जाती है, क्योंकि देखो जितने भी इसके मेंबर होंगे अगर उनके बीच एकता नहीं होगी तो समुदाय नहीं टिक सकता, वो टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसमें व्यक्तियों के जीवन का संपूर्ण भाग व्यतीत होता है, उसकी समस्त जैविक तथा मानसिक आवश्यकताएं इसी के अंतर्गत पूरी होती हैं। अब देखते हैं समुदाय की परिभाषा। समुदाय
कि अर्थात यदि समुदाय शब्द का हम विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि ये दो शब्दों के संयोग से मिलकर बना है। कॉम प्लस म्यूनिस, कॉम का अर्थ होता है एक साथ और म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना। तो एक साथ मिलकर सेवा करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी। तो कम्युनिटी शब्द का अभिप्राय है एक साथ सेवा करना, अर्थात जब कुछ व्यक्ति एक साथ रहकर अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं जिनके लिए वे संगठित होते हैं। संगठित का मतलब इकट्ठा होते हैं, उसे समुदाय कहते हैं। देखो, समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जिनका एक बराबर ही लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, जिसके लिए वो एक समिति या एक समुदाय की स्थापना करते हैं। उसमें एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और मिलकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं और उस गोल को, उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसके बाद चाहे तो समुदाय को ख़त्म कर देते हैं जब लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो वही होता है समुदाय, जो एक साथ मिलकर सेवा करते हैं। अब इसकी अलग अलग परिभाषा देखो। परिभाषा अगर एग्जाम में पूछ दे तो कैसे लिखोगे? देखो, परिभाषा अक्सर विद्वानों के अनुसार लिखने पर नंबर काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और अगर आपको किसी विद्वान की परिभाषा नहीं याद है तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है कॉम प्लस म्यूनिस। कॉम मतलब होता है एक साथ, म्यूनिस मतलब सेवा करना, यानी समुदाय का मतलब है एक साथ मिलकर सेवा करना। तो ये आप लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया है ऊपर। अब देखो, बोगार्डस महोदय के अनुसार एक डेफिनेशन है, समुदाय वह सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम भावना हो और किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में रहता हो। तो हम की भावना होगी तभी वो समुदाय होगा। चलिए अब देखते हैं समाज और समुदाय के बीच में अंतर। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एक तरफ हेडिंग डाल देंगे समुदाय, दूसरी तरफ समाज। समुदाय में पहला पॉइंट है अंतर का, समुदाय व्यक्तियों का समूह है जबकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। ये व्यक्तियों का समूह नहीं होता, सामाजिक संबंधों का जाल होता है। समुदाय मूर्त है, जो दिखता है, समाज अमूर्त है। तीसरा पॉइंट है, समुदाय के लिए हम की भावना का होना ज़रूरी है, तभी लोग मिलकर काम कर पाएंगे। अगर लोगों के बीच में एक दूसरे से जलन होगी और हम की भावना नहीं होगी तो वो कभी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसमें हम की भावना होती है। समाज के लिए हम की भावना होना ज़रूरी नहीं है। समुदाय में चौथा पॉइंट है, समुदाय के लिए निश्चित भूभाग का होना ज़रूरी है, यानी कि एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर समुदाय की स्थापना की जाएगी। समाज के लिए भूभाग होना आवश्यक नहीं है। पांचवा पॉइंट है, समुदाय एक निश्चित अवधारणा है और पांचवा है, समाज एक व्यापक अवधारणा है, यानी बहुत बड़ी अवधारणा है। अब देखिए, छठा पॉइंट है, समुदाय में समुदाय का क्षेत्र समाज की अपेक्षा सीमित होता है, जबकि समाज एक व्यापक और विस्तृत संस्था है, समाज बहुत बड़ा होता है। समुदाय में सातवां पॉइंट है, समुदाय में संगठन के अलावा एक सूत्रता की भावना भी पाई जाती है। समाज संगठित होते हुए भी एक सूत्र में बंधने वाली संस्था नहीं है, क्योंकि समाज में रहने वाले हर लोग ज़रूरी नहीं है कि संगठित हों और एक सूत्र में बंधे हों, एक दूसरे के हित में काम करें। जबकि समुदाय में एक सूत्र की भावना होती है, लोग एक दूसरे के हित में रहकर काम करते हैं। समुदाय में आठवां पॉइंट है, समुदाय की रचना समाज से होती है, क्योंकि समाज के लोग ही मिलकर समुदाय की स्थापना करते हैं। समाज में आठवां पॉइंट है, समाज का निर्माण अति प्राचीन काल से हुआ है, क्योंकि समाज अति प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है, ये आज से नहीं बना, ये प्राचीन काल से बना हुआ है। समुदाय में देखो, समुदाय में किसी समाज का होना आवश्यक नहीं है, जबकि समाज में बहुत से समुदाय हो सकते हैं, क्योंकि समाज के अंदर ही समुदाय बनाया जाता है। 10वां पॉइंट है, समुदाय ऐच्छिक संस्था है, यानी इसको बनाया जाए ना चाहे तो ना बनाया जाए, मतलब ऐच्छिक संस्था का मतलब जो चाहे इसका मेंबर बन सकता है। इसीलिए इसमें समुदाय के निवासी व्यक्ति ही शामिल होते हैं, जो इसके मेंबर होंगे वही शामिल होंगे, जो मेंबर नहीं होंगे वो शामिल नहीं होंगे। समाज एक अनिवार्य संस्था है, इसलिए इसमें संपूर्ण मानव जाति शामिल हो सकती है। तो यही है समुदाय और समाज में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हर साल पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में संघर्ष को परिभाषित कीजिए। संघर्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघर्ष और प्रतियोगिता के अंतरों को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो एग्जाम में संघर्ष की परिभाषा भी पूछता है और संघर्ष और प्रतियोगिता के बीच अंतर भी ज़रूर पूछता है।
लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपका ज़रूर पूछेगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे संघर्ष का अर्थ एवं परिभाषा। देखो, संघर्ष का अर्थ प्रतिस्पर्धा के विवेचन करते समय हमने बताने की चेष्टा की थी। जब प्रतिस्पर्धा उद्देश्यों से हटकर प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित हो जाती है तो संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। जैसे देखो, पहली डेफिनेशन है फेयर चाइल्ड के अनुसार, ये कहते हैं संघर्ष एक स्थिति प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूह एक दूसरे के उद्देश्यों को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। यानी कि देखो, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, एक दूसरे के हितों की संतुष्टि पर रोक लगाना चाहते हैं, भले इसके लिए दूसरों को चोट पहुंचानी पड़े या उन्हें नष्ट पहुंचाना पड़े, लोग पहुंचाने को तैयार रहते हैं। अगर किसी का कोई पर्पस है, आप नहीं चाहते कि वो उस मकसद में कामयाब हो या अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो और आप परेशान करें, जैसे इस तरीके की बात यहाँ कही जा रही है, तो समाज में संघर्ष होता है। जैसे बहुत से लोग एक दूसरे से जलते हैं और नहीं चाहेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तो उनको परेशान करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं कि हम पहुंचा देंगे नुकसान, उसको परेशान करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो वो संघर्ष की भावना होती है। यहाँ पर ये कहते हैं फेयर चाइल्ड। अब देखो, दूसरी डेफिनेशन है ग्रीन के अनुसार, ये लिखते हैं संघर्ष दूसरे या दूसरों को रक्षा का जानबूझकर विरोध करना या रोकना या बलपूर्वक रोकने का प्रयास करना। मतलब हर मुमकिन कोशिश कर लेंगे, भले उसको नुकसान पहुंचाना पड़े पहुंचा लेंगे, मगर उसको कामयाब नहीं होने देंगे। इस तरीके की जो भावना लोगों के अंदर होती है समाज में, वो संघर्ष होती है। अगली डेफिनेशन देखिए है, अगली डेफिनेशन है गिलीन, और गिलीन के अनुसार ये लिखते हैं कि संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति विरोधी की हिंसा या हिंसा के भय द्वारा करते हैं। मतलब आपका भी पर्पस वही है, दूसरे का भी पर्पस वही है, आप चाहेंगे उसको नुकसान पहुंचा के रोक दूं और मैं उसमें कामयाब हो जाऊं। तो यहाँ पर कहने का मतलब वही है गिलीन और गिलीन का। तो इन डेफिनेशन को आप याद कर सकते हैं, बहुत ही ईजी डेफिनेशन है। चलिए देखिए, आपका आगे का टॉपिक है संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर है। तो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होता है, संघर्ष आप जानते हैं, अभी आप समझ चुके हैं। अच्छा देखो, एग्जाम में आप चाहें तो ये सब लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लिखेंगे, केवल हेडिंग डाल के संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में अंतर लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। ये सब ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें। तो एक तरफ हेडिंग डाल दो संघर्ष और दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धा। अब देखो क्या लिखना है, संघर्ष चेतन होता है, प्रतिस्पर्धा अचेतन होती है। ये व्यक्तिगत होता है या अव्यक्तिगत होता है। तीसरा पॉइंट है, ये अनिरंतर होता है या निरंतर होता है। चौथा पॉइंट है, इसका उद्देश्य स्वार्थ की प्राप्ति के साथ साथ विरोधी को हानि पहुंचाने या समाप्त करने का भी होता है। मतलब संघर्ष के अंदर क्या होता है कि किसी को अपने उद्देश्य को पाने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाना पड़े, पहुंचा सकते हैं। और प्रतिस्पर्धा में क्या है, इसका उद्देश्य केवल स्वार्थ की प्राप्ति है। यानी प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि मैं जीत जाऊं अपने कंपटीशन में, मतलब मेरा मकसद नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाना। अगर इस तरीके से आप सोचते हैं तो वो प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और आपका मकसद है केवल मैं जीत जाऊं, मतलब मैं अपने को जीतने के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता या नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जब वही प्रतिस्पर्धा में आपके अंदर ये भावना आ जाए कि मैं जीतने के लिए किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती हूं, तो वहां से वो संघर्ष में बदल जाता है। ये बात याद रखिएगा। ये सब मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप दोनों के बीच में डिफरेंस को ईजिली समझ पाएँ। जब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो वो चीज़ें समझने के लिए हमारे लिए आसान हो जाती है। तो सक्सेस मास्टर पॉइंट पर सब कुछ आपको ईजिली प्रोवाइड कराया जाता है, इजी वर्ड्स में समझा करके। तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि बीए के लिए बेस्ट चैनल है। चलो देखो, पांचवा पॉइंट है, संघर्ष में विरोधी को हानि पहुंचाना प्राथमिक होता है और उद्देश्य की प्राप्ति द्वितीयक। यानी कि पहले हानि पहुंचाना प्राइमरी पर्पस है और सेकेंडरी पर्पस क्या है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना। और इसमें क्या होता है, प्रतिस्पर्धा में उद्देश्य की प्राप्ति ही प्राथमिकता होती है, किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद प्रतिस्पर्धा में नहीं होता। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार रखिएगा। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में पूछता है, यानी सेक्शन बी में या सेक्शन सी में। सेक्शन बी में आपको 200 वर्ड्स में लिखना होगा, सेक्शन सी में 500 वर्ड्स में। तो देखे रहेंगे वीडियो तो आपके लिए ही हेल्पफुल होगी। क्वेश्चन आपका है, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के मध्य संबंध की विवेचना कीजिए। मैं जब आप लोगों की क्लासेस पढ़ा रही थी, यूनिट्स को कंप्लीट करा रही थी, तो हर एक सोशल साइंस के साथ सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, पढ़ा चुकी हूँ। तो आप पढ़ चुके हैं हमारे साथ कि समाजशास्त्र का मानव शास्त्र के साथ क्या संबंध या क्या अंतर है। तो संबंध इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। चलो देखो, एग्जाम में पूछेगा तो आंसर कैसे लिखना है।
जहाँ समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यानी समाज का अध्ययन करने वाला, वहीं मानव शास्त्र प्राचीन मानव का सर्वागीण अध्ययन करने वाला विज्ञान है। प्राचीन मानव का यानी प्राचीन समय से लेकर अब तक मनुष्य का जो सर्वागीण अध्ययन है, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वागीण विकास की बात है, ये सर्वागीण यानी हर एक चीज़ का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मानव शास्त्र में मनुष्यों का अध्ययन होता है और समाजशास्त्र में समाज का। तो दोनों ही सोशल साइंस हो गए, यानी कि सामाजिक विज्ञान हो गए। समाजशास्त्र वर्तमान युग के समाजों का अध्ययन करता है, जबकि जो मानव शास्त्र है विशेषतः आदिवासियों एवं वन्य जातियों का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार समाजशास्त्र और मानव शास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। देखो, समाजशास्त्र में अगर किसी चीज़ का अध्ययन करना है समाज का, तो प्राचीन मानव का भी अध्ययन करना पड़ता है और प्राचीन मानव का अध्ययन करने के लिए मानव शास्त्र की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इसीलिए क्रोबर ने उन्हें जुड़वा बहन कहा है, यानी क्रोबर महोदय का कहना है कि समाजशास्त्र मानव शास्त्र आपस में जुड़वा बहनें हैं। ऐसा इन्हें इसीलिए कहा गया है कि ये दोनों ही विज्ञान की समान समस्याओं का अध्ययन करते हैं और दोनों का उद्देश्य सामाजिक संबंध तथा सामाजिक संगठनों का ही अध्ययन करना होता है। अब देखो, जो मानव शास्त्र है उसके 3 प्रमुख विभाग होते हैं। पहला विभाग है मानव शास्त्र का भौतिक मानव शास्त्र, दूसरा है प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र और तीसरा है सामाजिक मानव शास्त्र। उपर्युक्त तीनों विभागों का जो संबंध है, यानी मानव शास्त्र के ये जो तीनों अलग अलग विभाग हैं उनका घनिष्ठ संबंध होता है समाजशास्त्र के साथ। भौतिक मानव शास्त्र जो है मनुष्य के प्रजाति एवं शारीरिक लक्षणों का अध्ययन करता है। इसे समाजशास्त्र प्रजाति संघर्ष को समझने में सहायता लेता है। अब समाजशास्त्र को जब प्रजाति के बारे में पढ़ना है तो फिर वो भौतिक मानव शास्त्र को उठाकर पढ़ लेता है। जो समाजशास्त्री वो पढ़ लेते हैं, जिससे उनको जानकारी मिल जाती है, फिर वो समाज का अध्ययन कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक जो मानव शास्त्र है वो पूर्वकालीन संस्कृति का अध्ययन करता है। इससे समाजशास्त्र वर्तमान संस्कृति को समझने में सहायता लेता है। इसीलिए और जो सामाजिक मानव शास्त्र है उसमें परिवार, विवाह, नातेदारी, प्रथाओं आदि का अध्ययन किया जाता है और वर्तमान समाज को समझने के लिए आदिम समाजों का अध्ययन अति आवश्यक होता है। यानी पुराने समाज का अध्ययन जब तक नहीं करेंगे तब तक वर्तमान के समाज का अध्ययन करना मुश्किल होगा। तो इसीलिए कई समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन में सामाजिक मानव शास्त्र को भी शामिल किया है। जब वो समाज में किसी भी पक्ष का अध्ययन करते हैं तो वो पहले सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उससे सहायता प्राप्त करते हैं, फिर जाकर वो अध्ययन करते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र को आधुनिक मानव समाज को समझने में समाजशास्त्र की सहायता मिलती है। डॉक्टर S.C. दुबे ने तो समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र में कोई अंतर ही नहीं माना है। उनका कहना है कि दोनों का संबंध एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में है। इवाइन्स फ्रीचर्ड ने तो सामाजिक मानव शास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा मान ली है कि ये समाजशास्त्र की एक शाखा है और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। चलो देखो, आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑगस्ट काम्टे द्वारा समाजशास्त्र की विषय सामग्री को स्पष्ट कीजिए। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो, समाजशास्त्र का फादर कहा जाता है ऑगस्ट काम्टे को, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। देखिए, हेडिंग डालने के ऑगस्ट काम्टे, अब लिखेंगे ऑगस्ट काम्टे के मतानुसार, यानी ऑगस्ट काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र जो है विशेषतः सामाजिक व्यवस्था और उन्नति का विज्ञान है। ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि ऑगस्ट काम्टे ने अपने अनुसार समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या बताई है, कि मतलब किन किन चीज़ों का अध्ययन समाजशास्त्र में हम करते हैं और अधिक साधारण रूप में ये सामाजिक घटना का विज्ञान है। ये किसका कहना है? ऑगस्ट काम्टे का कहना है। काम्टे ने समाजशास्त्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला है सामाजिक स्थिति शास्त्र और दूसरा है सामाजिक गति विज्ञान। अब देखिए, जो सामाजिक स्थिति शास्त्र है उसका अर्थ है समाज की रचना का ज्ञान, व्यक्ति की समाज में क्या स्थिति है, उसके परिवार की क्या स्थिति है, समाज की और राज्य की क्या स्थिति है, समाज की वर्तमान स्थिति का किस प्रकार विकास हुआ है, इन सब का अध्ययन सामाजिक स्थिति शास्त्र की विषय सामग्री है। और सामाजिक गति शास्त्र जो है सामाजिक विकास और प्रगति का अध्ययन करता है। तो यही ऑगस्ट काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र और इतिहास में मूल अंतर क्या है? ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। समाजशास्त्र का इतिहास के साथ क्या अंतर है, एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप लिखेंगे
पहले हेडिंग डाल देंगे समाजशास्त्र और इतिहास के बीच अंतर, फिर लिखेंगे समाजशास्त्र और इतिहास के बीच निम्नलिखित अंतर है। पहला पॉइंट आप डालेंगे समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जबकि इतिहास एक विशेष विज्ञान है। दूसरा है समाजशास्त्र समकालीन समाज से संबंध रखता है, जबकि इतिहास को भूतकाल के अध्ययन तक ही सीमित रखा जाता है। हिस्ट्री में हम केवल पास्ट का ही अध्ययन करते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर का नहीं कर सकते, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान समय का अध्ययन करता है। तो ये भी एक अंतर हो गया। तीसरा पॉइंट है इतिहास के घटकों का अध्ययनों का परीक्षण एवं पुनरीक्षण संभव नहीं होता, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत प्राप्त निष्कर्षों एवं सिद्धांतों का परीक्षण और पुनः परीक्षण संभव हो सकता है। चौथा पॉइंट है समाजशास्त्र, अच्छा देखिए अब, हाँ चलिए अब देखिए, समाजशास्त्र इतिहास के क्रमिक अध्ययन को आगे बढ़ाता है, जबकि इतिहास सामाजिक संबंधों एवं सामाजिकता का परिणाम है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हो। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पशुओं में समाज होता है किंतु संस्कृति नहीं, स्पष्ट कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है कि पशुओं में समाज तो होता है किंतु संस्कृति नहीं। अच्छा देखो, पशु और जो मनुष्यों का समाज है उनके बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। सब कुछ यूनिट्स के टाइम हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपसे कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और बीए के एग्जाम में जो बार बार रिपीट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम आपके 3-4 सालों के पेपर को देखने के बाद ही जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वो आपको बताते हैं। तो पशुओं के समाज में संस्कृति नहीं है परंतु समाज है। आप देखो, आप हेडिंग डाल देना पशुओं में समाज तो होता है किंतु संस्कृति नहीं। हेडिंग डालने के बाद एग्जाम में एक लाइन छोड़कर 2 लाइन छोड़कर लिखिएगा, पशुओं में समाज तो पाया जाता है तथापि संस्कृति नहीं पाई जाती। देखिए, मानव के पास यानी हम मनुष्यों के पास भाषा और प्रतीक है। हम अपनी बात एक दूसरे को समझा सकते हैं बोल करके, और हम अपनी भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। व्यक्ति में भाषा का प्रयोग करने की क्षमता होती है, और यह व्यक्ति और पशुओं में सबसे बड़ा अंतर होता है। भाषा के कारण मनुष्य ज्ञानी है और संस्कृति धारक है और वाहक भी है। भाषा के माध्यम से वह ज्ञान और संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता रहता है। किसकी बात हो रही है? मनुष्यों की बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है। वस्तुतः भाषा और प्रतीकों के सहयोग से प्रत्येक समाज में बचपन से ही मनुष्यों को अनुभव का पुंज मिलता है और नवीन सांस्कृतिक व्यवस्था की स्थिरता तथा निरंतरता संभव होती है। जहाँ तक पशुओं का संबंध है, अधिकतर सीखना, प्रयत्न और भूल से होता है। उनके कार्य सहज क्रिया के रूप में होते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, आगे देखिए, उनमें पिछली पीढ़ी के अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता नहीं पाई जाती, क्योंकि इनके पास न तो भाषा है न ही संस्कृति है जिससे वो एक बात को आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकें पिछली पीढ़ी की। जबकि मनुष्यों में ऐसा होता है, एक पीढ़ी अपने आगे वाली पीढ़ी को अपनी कोई भी बात, कोई भी मैसेज दे सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन पशुओं में ऐसा कुछ नहीं होता। संस्कृति में निर्णय और मूल्य सम्मिलित होते हैं। पशु में निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं होती, न उनमें मूल्य होते हैं। इसीलिए उचित कहा गया है कि पशुओं में समाज तो होता है परंतु संस्कृति नहीं होती। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समिति की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेगा आपके हर यूनिवर्सिटी में। तो आप हेडिंग डालेंगे समिति की विशेषताएं, फिर लिखेंगे समिति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है समिति की विशेषता में मनुष्यों का समूह। और जितना भी क्वेश्चन ये आपको मैं बता रही हूँ सब आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है और सारा टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारे साथ जुड़कर 8 यूनिट्स नहीं पढ़ी हैं तो आप सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। हर एक टॉपिक हम नोट्स के साथ आपका कंप्लीट करवा चुके हैं। समिति की पहली विशेषता है मनुष्यों का समूह, क्योंकि समिति मनुष्यों का समूह होता है। समिति का निर्माण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह से होता है जिनमें संगठन होता है। संगठन होने का आधार उद्देश्य की समानता है, क्योंकि इनमें सबका उद्देश्य एक समान होता है, एक जैसा होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए ये लोग संगठित होकर काम करते हैं। समिति की दूसरी विशेषता है निश्चित उद्देश्य, यानी निश्चित उद्देश्य का मतलब उद्देश्यों की समानता से ही है। किसी भी समिति के जन्म के लिए निश्चित उद्देश्यों का होना आवश्यक है।
यानी समिति में जितने भी लोग मेंबर हैं सभी का उद्देश्य निश्चित है, बराबर है, फिक्स है और कॉमन है, तभी वो लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर उद्देश्य ही नहीं होगा तो व्यक्ति उनकी पूर्ति के लिए तत्पर नहीं होंगे और नई समिति का निर्माण होगा। पहले तो एक उद्देश्य होना चाहिए ना कि उद्देश्य क्या है, और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या है, समिति का निर्माण किया जाता है। और समिति के जितने भी सदस्य हैं सबका उद्देश्य सेम होता है। समिति की तीसरी विशेषता है पारस्परिक सहयोग। समिति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करती है। पारस्परिक सहयोग का मतलब कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उद्देश्य की प्राप्ति तथा व्यवस्था के लिए सहयोग होना ज़रूरी है, यानी हेल्प होना ज़रूरी है। हेल्प का मतलब समिति में मान लो कम से कम अगर 10 सदस्य भी हैं तो 10 का मकसद एक ही है, पर्पज़ एक ही है। अब ये 10 लोग मिलकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे, सहयोग की भावना होगी, हेल्प करेंगे, तब जाकर ही वो क्या कर पाएंगे, समिति का निर्माण कर पाएंगे। वैसे भी सदस्यों का उद्देश्य समान होने से उनमें सहयोग होना ज़रूरी होता है। चलिए अगली विशेषता देखिए, ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक का मतलब अपने ऊपर है ना, हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, ना चाहें तो नहीं लें। मतलब कि अगर आपके समाज में कुछ लोग हैं मिलकर समिति का निर्माण कर रहे हैं और आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती करें, नहीं तुम्हें भी लेना पड़ेगा, आपको डराएं धमकाएं मारें या जो भी, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी ऐसा नहीं करता क्योंकि इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकता कि तुम्हें हमारी समिति का सदस्य बनना पड़ेगा। तो आप इसी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि समिति का सदस्य बनना अपने ऊपर निर्भर करता है। अगर हम चाहें तो समिति के सदस्य बन सकते हैं और ना चाहें तो ना बने। अच्छा देखो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। कोई भी व्यक्ति उस समय तक समिति का सदस्य रह सकता है जब तक वो चाहता है। अगर वो चाहे तो वो त्याग पत्र देकर छोड़ सकता है। तो आप किसी भी बंधन में बंधे हुए नहीं है कि आप एक बार सदस्य बन गए तो हमेशा आपको बने रहना है। नहीं, आपके ऊपर है, आप त्याग पत्र देकर समिति की सदस्यता को छोड़ सकते हैं। 5वां है मूर्त संगठन। समिति एक मूर्त संगठन है, इसे कभी भी और किसी के भी द्वारा देखा जा सकता है। यानी कि समिति बनाई गई है तो आप देख सकते हैं ना कि हाँ ये समिति है, लोगों का ग्रुप है। और अस्थायी प्रकृति है। इसकी 6ठी विशेषता है अस्थायी। अस्थायी का मतलब टेम्परेरी प्रकृति है, टेम्परेरी नेचर है इसका, मतलब कभी भी बनाई है और कभी भी ख़त्म की जा सकती है। समिति का निर्माण निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है और अगर उद्देश्य की प्राप्ति हो गई तो वो समिति समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए शारदोत्सव के लिए समिति बनाई जाती है, अगर वो प्राप्त हो गया तो समिति भंग कर दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समुदाय की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा एग्जाम में। आप हेडिंग डालेंगे समिति की आवश्यक तत्व या विशेषताएं। अच्छा एग्जाम में पूछ देता है समिति के तत्वों का वर्णन कीजिए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, तत्व या विशेषता बात एक ही है। और समिति है, समुदाय है, इन सब की विशेषता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछता है। तो समुदाय की पहली विशेषता है निश्चित भूभाग। यानी कि आप अगर किसी समुदाय का निर्माण कर रहे हैं, आपके साथ कुछ लोग हैं, आप लोग एक ग्रुप बनाए हैं और समुदाय बनाना चाहते हैं, एक निश्चित भूभाग यानी एक जगह आपको लेनी होगी जहाँ पर आप अपना समुदाय बनाएंगे। दूसरा है सामुदायिक भावना, यानी कि निश्चित भूभाग पर रहेंगे, एक जगह रहेंगे तो सामुदायिक भावना होनी चाहिए, हम की भावना होना ज़रूरी है। सामुदायिक भावना से अभिप्राय हम की भावना है, यानी कि एक दूसरे की मदद करने की भावना। अब देखिए अगला पॉइंट है व्यक्तियों का समूह, क्योंकि जो समिति है वो व्यक्तियों का समूह होता है। तो समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है, ना उनके सामाजिक संबंधों का जाल। मतलब ये सामाजिक संबंधों का जाल नहीं है, समाज ना सामाजिक संबंधों का जाल है, समुदाय नहीं। और देखो मानव समूह के अभाव में समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि मनुष्यों का समूह होगा, मनुष्य ही मिलकर समुदाय बनाता है। इसीलिए समुदाय अमूर्त न होकर मूर्त होता है, यानी ये दिखता है, जबकि समाज अमूर्त है जो नहीं दिखता। समुदाय की चौथी विशेषता है सामान्य जीवन। समुदाय किसी विशेष उद्देश्य या कार्य की पूर्ति का साधन नहीं होता, इसमें तो सदस्यों का सामान्य जीवन व्यतीत होता है। समुदाय एकमात्र लक्ष्य सदस्यों की समान आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, जैसे कि इसी के फलस्वरूप हम समुदाय में रहते हैं, जैसे राष्ट्र, नगर, ग्राम आदि। आपका अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी प्रदत्त और अर्जित स्थिति में
क्या अंतर है? स्थिति पूछे या परिस्थिति पूछे, बात एक ही है। तो प्रदत्त और अर्जित में क्या अंतर है, ये बहुत अच्छे से मैं आपको जब यूनिट्स पढ़ा रही थी तो समझा चुकी हूँ। प्लीज़ आप ज़रूर चेक कीजिएगा। देखो, अंतर का पहला पॉइंट है, प्रदत्त परिस्थिति या प्रदत्त स्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा प्रदान की जाती है और उसके लिए व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना होता, मेहनत नहीं करनी होती, कोशिश नहीं करनी होती। वहीं दूसरी ओर अर्जित परिस्थिति या अर्जित स्थिति वह होती है जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता एवं कुशलता के द्वारा प्रयत्न करके प्राप्त करता है। प्रदत्त परिस्थिति यानी कि प्रदत्त स्थिति समाज के अंदर हमारी वो स्थिति होती है जो हम मेहनत करके प्राप्त नहीं करते, बल्कि समाज हमें पैदा होते ही वो स्थिति दे देता है। और अर्जित का मतलब कमाई हुई स्थिति जो हम अपनी मेहनत, अपनी योग्यता और अपनी कुशलता के बल पर प्राप्त करते हैं। जैसे कि देखिए, आप लोग पैदा हुए, जिस जाति में पैदा हो गए वो आपकी प्रदत्त स्थिति है, यानी पैदा होते ही जो उच्च जाति में पैदा हो गया, जो निम्न जाति में पैदा हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्रदत्त स्थिति है। पैदा होते ही हमें वो स्थिति समाज के अंदर दे दी जाती है। और अर्जित स्थिति का मतलब ये है कि देखो, ये चीज़ तो नहीं है ना कि उच्च जाति के लोग हैं या निम्न जाति के लोग हैं तो मतलब निम्न जाति के हैं तो IAS नहीं बन सकते, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कोई भी हो, किसी भी जाति का, वो पढ़ सकता है, अपने लिए एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ सकता है, वो कहीं जाए, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो अगर कोई भी निम्न जाति का ही लड़का है, बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको, तो उसकी प्रदत्त स्थिति क्या है कि वो एक निम्न जाति में पैदा हो गया, लेकिन वो मेहनत करे, कोशिश करे, प्रयास करे, पढ़ाई करे, दिल लगाए और IAS ऑफिसर बन जाए, तो वो उसकी अर्जित स्थिति है जो उसने अपनी योग्यता और अपनी कुशलता के बल पर प्राप्त की है। तो हम समाज में जो अपनी मेहनत के माध्यम से प्राप्त करते हैं वो हमारी अर्जित स्थिति होती है, और जो समाज में पैदा होते ही दे देता है कि हम किस लिंग के हैं, हम महिला हैं या पुरुष हैं, गोरे या काले हैं, और किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, ये तो पैदा होते ही मिल जाती है। तो वही कहने का मतलब है यहाँ पर। बहुत ही आसान है, आप अगर समझ गए तो, और अगर नहीं समझे तो फिर मुश्किल है। दूसरा अंतर का पॉइंट है, प्रदत्त स्थिति के निर्धारक में व्यक्ति की आनुवांशिक, माता पिता की स्थिति, लिंग, जाति एवं नातेदारी के संबंधों का विशेष ध्यान रखा जाता है, परंतु व्यक्ति द्वारा अर्जित स्थिति उसके माता पिता अथवा वंश परंपरा से भिन्न हो सकती है। मगर मतलब कि अगर आप IAS बन गए, ज़रूरी थोड़ी है कि आपके हर रिश्तेदार खानदान के लोग IAS हैं तभी आप IAS ऑफिसर बने हैं। ये तो अर्जित स्थिति है, जो मेहनत करेगा, दिल लगाएगा, पढ़ना चाहेगा, आगे बढ़ना चाहेगा तो वही बनेगा। लेकिन जो प्रदत्त स्थिति है वो तो माता पिता, लिंग, जाति और नातेदारी के संबंधों में विशेष ध्यान रखकर कहा जाता है। अंतर का तीसरा पॉइंट है, प्रदत्त स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर होती है, उसको बदला नहीं जा सकता। मतलब हम जिस धर्म जाति में पैदा होगा हम तो वही रहेंगे, लेकिन हम अगर मेहनत कर कर अपनी स्थिति में बदलाव लाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज में अपनी स्थिति को और ऊंचा उठाना चाहते हैं, हम मेहनत करेंगे, अपनी योग्यता और कुशलता के बल पर हम डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर सब कुछ बन सकते हैं, टीचर, प्रोफेसर सब कुछ बन सकते हैं। अपनी योग्यता के बल पर हम ये अपनी स्थिति समाज में बना सकते हैं अर्जित करके। उसमें सामान्यतः कोई परिस्थिति वर्तमान नहीं होती। दूसरी ओर अर्जित स्थिति प्रभावशाली होती है और व्यक्ति के जीवन काल में ही उसके अनेक बार परिवर्तन कर सकता है। अब देखो, चौथा पॉइंट है, प्रदत्त परिस्थिति मुख्य रूप से समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों के अनुसार निर्धारित होती है और इसी के कारण उसमें कुशलता बहुत कम होती है। दूसरी ओर जो अर्जित स्थिति होती है, समाज अर्जित स्थिति के संबंध में समाज की आर्थिक व्यवस्था से है। वर्तमान युग में आर्थिक अवसरों में वृद्धि के फलस्वरूप अर्जित परिस्थिति का काफ़ी महत्व बढ़ गया, यानी कि समाज में जो अमीर लोग होते हैं उनकी भी मेहनत करके अमीर बन गए, काम किया, बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, तो उनकी अर्जित स्थिति है और बड़े आदमी बन जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। चलिए आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या सभ्यता और संस्कृति में भेद कीजिए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, सब कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं। संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, कि आप अच्छे से जानते हैं। हेडिंग डाल लेंगे, उसके बाद लिखेंगे पहला पॉइंट, संस्कृति सभ्यता से प्राचीन है, यानी सभ्यता से पुराना संस्कृति होता है। प्रारंभिक समाजों में जीवन यापन का ढंग, विचारधारा और प्रथाएं आदि थीं। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में प्रारंभ से ही संस्कृति थी, सभ्यता का विकास बाद में हुआ। अच्छा देखो, हम समाज में रहते हैं तो हमारे हर समाज की संस्कृति, रहन सहन, विचारधारा, हर चीज़ अलग होती है, प्रथाएं, परंपराएं अलग अलग होती हैं, और जिस समाज में हम रहते हैं उस हिसाब से हम रहते हैं। जो हमारे समाज के रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उस हिसाब से अपना जीवन गुजारते हैं।
और सभ्यता का विकास बाद में हुआ। सभ्यता का मतलब ये है कि व्यक्ति को जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी उस हिसाब से उसने अपने जीवन में अपनी आवश्यकता के अनुसार से चीज़ों को बनाया, परिवर्तन किया, डेवलप किया, आविष्कार किया, वो सभ्यता है। आप समझ चुके हैं ये चीज़, क्लासेस जब मैं करा रही थी आपको पढ़ा चुकी हूँ। दूसरा पॉइंट है सभ्यता तो हम माप सकते हैं किंतु संस्कृति को मापना संभव नहीं है। देखो आज जिस टाइम में हम रह रहे हैं टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर प्राचीन समाज की बात करें तो टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, तो उस टाइम इंसान अपने देखो अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग साइकिल का यूज़ करते थे, मतलब पहले पैदल चलते थे, फिर घुड़सवारी करते थे, फिर धीरे धीरे लोगों ने साइकिल बनाई, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, जहाज़ यहाँ तक बन गया। तो ये सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ है हम वायुयान तक पहुँच सके हैं। तो हम सभ्यता को माप सकते हैं किंतु संस्कृति को माप नहीं सकते। सभ्यता के अंग तर्क और उपयोगिता के आधार पर मापे जा सकते हैं, लेकिन संस्कृति के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए हम हवाई जहाज़ की गति के आधार पर उसे उत्तम या खराब कह सकते हैं, ये क्योंकि ये सभ्यता है, मगर संस्कृति को हम माप नहीं सकते। अंतर का तीसरा पॉइंट है संस्कृति साध्य है तो सभ्यता साधन है। सभ्यता कार्यप्रणाली है और संस्कृति साध्य है। भौतिक साधन यानी जिसको सभ्यता कह सकते हैं, जैसे रेलगाड़ी, वायुयान आदि जो हैं, और संस्कृति साध्य के अनुसार ही प्रयोग में लाया जा सकता है। देखो हमें जैसे जैसे मतलब मनुष्यों को जैसे जैसे अपने टाइम में ज़रूरत पड़ी, पहले साइकिल बनाई कि पैदल ना चलना पड़े, फिर मोटरसाइकिल, कार बनाई, जहाज़ बनाया, मतलब रेलगाड़ी बनाई, फिर उसके बाद जहाज़ बनाया। तो ये सभ्यता जैसे जैसे डेवलप हुई है उसके साथ हुआ है, यानी कि मनुष्य को जब जिस चीज़ की नीड पड़ी उस हिसाब से उसने डेवलप किया है अपनी सभ्यता को। लेकिन संस्कृति हमेशा से रही है हर समाज में, जहाँ जैसी सब संस्कृति होती थी लोग वहाँ के लोग वैसे ही जीवन गुजारते थे और आज भी गुजार रहे हैं। चौथा पॉइंट है सभ्यता तो निरंतर आगे बढ़ती रहती है लेकिन संस्कृति नहीं। इससे हम ये कह सकते हैं कि सभ्यता के क्षेत्र में रेलगाड़ी के बाद हवाई जहाज़ आया, फिर रॉकेट विमानों का प्रचलन प्रारंभ हुआ, लेकिन संस्कृति के क्षेत्र में विचारधारा, प्रथा आदि में ऐसा दिखाई नहीं देता। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले वायुयान बना उसके बाद साइकिल बनी, पहले तो साइकिल ही बनी है, ये आप अच्छे से जानते हैं। पांचवा पॉइंट है सभ्यता बिना प्रयत्न के संस्कृति विशेष प्रयास करके ग्रहण की जाती है। देखो सभ्यता बिना प्रयत्न के संस्कृति विशेष प्रयास करके प्राप्त की जाती है। हम मशीन, रेडियो जो कि सभ्यता के अंग हैं तेज़ी से अपनाते जा रहे हैं, तथापि हम अपनी मनोवृत्ति, विचारधारा और परंपरा में कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। हमने देखा कि पाश्चात्य शिक्षा पाया व्यक्ति भी यदि कोई घर से निकलने पर छींक दे तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संयुक्त परिवार की परिभाषा लिखिए या संयुक्त परिवार की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त परिवार क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में एग्जाम में पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। तो देखिए पहली डेफिनेशन है श्रीमती इरावते कर्वे के अनुसार, इन्होंने संयुक्त परिवार के बारे में अध्ययन किया है। चलो देखो क्या लिखती हैं ये। एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, जो एक ही रसोई घर में बना भोजन करते हैं, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं तथा जो सामान्यतः पूजा में भाग लेते हैं और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त से संबंधी होते हैं। यानी एक ही छत के नीचे जब एक से अधिक यानी कि कम से कम 3 पीढ़ियाँ निवास करती हैं, जैसे आपके मम्मी पापा, भाई बहन, आपके जो अंकल आंटी हैं, चाची चाचा हैं, उनके बच्चे और आपके दादी दादा, ये सब 3 पीढ़ियाँ हो गई। एक ही छत के नीचे जब रहती हैं, एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, एक साथ पूजा में भाग लेते हैं और किसी न किसी तरीके से खून से संबंधित होते हैं, यानी खून का रिश्ता होता है, तो वो एक संयुक्त परिवार होता है। चलिए दूसरी डेफिनेशन आपकी है एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार ये लिखते हैं कि वह गृहस्थ समूह जो प्रारंभिक परिवार से बड़े होते हैं और जो एक दूसरे से संपत्ति, आय और परस्पर अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा बंधे होते हैं, तो वो क्या है, संयुक्त परिवार है, यानी जॉइंट फैमिली है। डॉक्टर दुबे के अनुसार यदि कोई मूल परिवार एक साथ रहते हैं और उनमें निकट का नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हों और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें या तो उनके सम्मिलित रूप में संयुक्त परिवार उनके सम्मिलित रूप को संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। संयुक्त परिवार की एक विशेषता ये भी है कि देखो अगर 3 भाई हैं और एक ही फैमिली में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली है, तो इनके जो पिताजी हैं वो घर के मुखिया हैं, फिर इन तीनों भाइयों की बीवी बच्चे भी रह रहे हैं घर में, माता पिता भी हैं इन तीनों बेटों के, और ये तीनों बेटे जो हैं मैरिड हैं। अब इसमें तीनों में से कोई महीना में ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, लेकिन सबके बच्चों को, परिवार को बराबर की ही व्यवस्था दी जाती है, चाहे एजुकेशन हो, खाने पीने की चीज़ों, कपड़े वगैरह हो, सब कुछ, क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो सबको बराबर दिया जाता है, चाहे कोई ढेर कमाए, मतलब कोई ज़्यादा कमाए या कम कमाए।
और देखिए, मैंने आपको ये बात बताई है ना कि सबके लिए समान व्यवस्था होती है हर एक चीज़ की, चाहे कोई ज़्यादा कमाए या कम कमाए, ये बात याद रखिएगा। और ये सारी ही इसकी विशेषताएं हैं। तो एग्जाम में विशेषता पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे कि कम से कम 3 पीढ़ियाँ होती हैं और घर का जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है वो कर्ता होता है। कोई अधिक कमाए या ज़्यादा कमाए, मतलब कोई अधिक कमाए या कम कमाए, सबके लिए बराबर व्यवस्था की जाती है हर एक चीज़ की। तो सारी चीज़ें आपकी ये विशेषता हो जाएगी। अब देखिए, आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकल और संयुक्त परिवार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या अंतर है एकल परिवार और संयुक्त परिवार में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप हेडिंग डाल देंगे, एक तरफ एकल परिवार, एक तरफ संयुक्त परिवार। ये हेडिंग डालने के बाद एकल परिवार में एक पति पत्नी और उनके अविवाहित संतानों से मिलकर बनता है, वो एकल परिवार होता है। यानी कि बहुत फैमिलीज़ आज के टाइम में तो आप ऐसी ही फैमिली अधिक देखते होंगे, मतलब मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, क्योंकि शादी होती है फिर लोग अलग रहने लगते हैं और अपना सिंगल फैमिली बना लेते हैं। और अविवाहित संतान का मतलब ऐसे बच्चे जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो सब मिलकर रहते हैं, वो एकल फैमिली है। और संयुक्त परिवार में कम से कम 3 या उससे अधिक पीढ़ियाँ रहती हैं, एक साथ एक ही छत के नीचे और एक ही किचन में बना भोजन करते हैं। एकल परिवार में दूसरा पॉइंट है कि इसकी स्थापना व्यक्तिवादी आधार पर की जाती है और संयुक्त परिवार की स्थापना पीछे समूह के कल्याण की भावना होती है। एकल परिवार में तीसरा पॉइंट है, इसका आकार छोटा होता है, संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है क्योंकि इसमें अधिक लोग रहते हैं। एकल परिवार में माता पिता का प्रभुत्व होता है और संयुक्त परिवार में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता परिवार का सबसे वृद्ध पुरुष होता है। अब देखो, आपके दादी दादा हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपके चाची चाचा हैं, आप लोग हैं, मतलब आपके चाची चाचा के बच्चे हैं। तो जो सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन है? आपके दादाजी, तो वो मुखिया होंगे। दादाजी की अगर मृत्यु हो जाए तो जो सबसे बड़ा बेटा होगा दादाजी का, फिर वो मुखिया होगा, सबसे बड़ा, वो उसको कर्ता कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। एकल परिवार में संपूर्ण दायित्व पति और पत्नी के ऊपर होता है और संयुक्त परिवार में सभी कार्यों का संचालन कर्ता के द्वारा किया जाता है। एकल परिवार में व्यक्तिगत आय एवं संपत्ति परिवार के भरण पोषण की साधन होती है और संयुक्त परिवार में संयुक्त आय होती है, यानी जितने लोग होते हैं वो कमाते हैं। संपत्ति परिवार के सभी लोगों का लालन पालन यानी पालन पोषण का साधन होती है। और एकल परिवार अधिक गतिशील होता है, संयुक्त परिवार स्थिर होता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी 8 यूनिट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इस वीडियो को देखकर अगर आप लोग एग्जाम में चले जाते हैं तो आपका सेक्शन ए, बी एंड सी तीनों बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा और आप हर क्वेश्चन इजीली लिख लेंगे। और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की महा मैराथन क्लासेस अपलोड हैं, मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड हैं और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस हमने हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट करा दी है। और आपका जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन को करिकुलर पेपर है, उसकी भी क्लासेस हम लगातार लेकर आ रहे हैं। तो देखकर अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।